दोस्तों हम सब जानते हैं कि एलजीबीटी कम्युनिटी वाले लोगों के साथ थोड़ा बहुत भेदभाव होता है। टू बी ऑनेस्ट, लोग उनको अजीब मानते हैं, पर ऐसा क्यों है? एक बार कॉमन इंसान के पर्सपेक्टिव से देखे तो उसे लगता है कि हाँ, बचपन में हमने सुना था कि कोई ऐसे लोग होते हैं जो ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, बट फिर उसके बाद गे आए, फिर लेस्बियंस आए, फिर लोग बाइसेक्सुअल भी होने लगे, फिर नॉर्मल लोग ट्रांसजेंडर बनने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो शायद लड़के पैदा हुए हैं और वो अपनी बॉडी में फील नहीं करते, उनके अंदर एक लड़की की आत्मा है और उन्हें लड़कियों की तरह लड़के पसंद आते हैं। पर पता है, फिर कुछ ऐसे भी ट्रांसजेंडर लोग देखने को मिलते हैं, जैसे केटलिन जेनर जैसे, जो ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर, हाईली स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन मैन था। इन्होंने एक औरत से ही शादी की थी और उसके बाद बच्चे भी किए, और फिर ये कुछ समय पहले ट्रांसजेंडर बन गए। ट्रांसजेंडर बनने के बाद ये लड़के को नहीं बल्कि लड़की को डेट कर रहे हैं। अब इन तो फिर ट्रांसजेंडर क्यों बने? और आप देखोगे कि पहले सिर्फ एलजीबीटी था, फिर उसके बाद क्यू भी ऐड हुआ, फिर उसके बाद क्यू और ये पूरा पासवर्ड सा ऐड हो गया। मतलब इतना कंफ्यूजन है, इतनी नई नई चीजें ऐड हो रही हैं, लोग सोचते हैं कि भाई क्या क्या ड्रामा है ये, पता नहीं कैसे अजीब लोग हैं। अब ये अपने अजीब होने का और मतलब अलग होने का रीजन ये लोग कुछ इस तरह देते हैं। इवेंट में कहीं जाना होता था तो मुझे सिर्फ एक मेल की तरह ही दिखना पसंद था, लड़कियां पसंद थी। इस चीज को जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। अब इनसे ये पूछा जाए कि इन्हें जेंडर डिस्फोरिया क्यों है, तो इनके पास सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन होती है कि हम बचपन से ही ऐसे हैं और हमारे अंदर कोई दूसरी आत्मा है। अब इनके ऐसे आत्मा वाले जवाब से लोग इतना कन्विंस नहीं होते, और कन्विंसिंग जवाब ना होने की वजह से ही ये लोग एक हाइपोथेसिस में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, वो है जेंडर थ्योरी। जेंडर थ्योरी ये कहती है जेंडर आइडेंटिटी यानी मैन या वुमेन, ये सोशली लोगों ने बनाया है। अगर आप किसी नेटल यानी बॉर्न लड़के को लड़की की तरह पालकर बड़ा करोगे तो वो अपने आप को लड़की मानेगा और आगे पूरी जिंदगी में लड़की की तरह ही जिएगा। इसीलिए हर कोई अपनी जेंडर आइडेंटिटी खुद ही डिसाइड कर सकता है। इसलिए मैं आपको शुरुआत में ही इस थ्योरी के बारे में ही थोड़ा बहुत बताता हूं। इस थ्योरी को शुरू करने वाले सेक्सोलॉजिस्ट जॉन मनी ने 13 साल का एक बहुत लंबा एक्सपेरिमेंट किया था 1960s में अपनी इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए। और डॉक्टर मनी ने ये चीज प्रूव भी कर दी थी कि जेंडर सोसाइटी के द्वारा थोपा जाता है लोगों पे। पर फिर 2000 के आसपास ही इनके एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट बाहर आया। उसने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया और उसने बताया कि मैं जब पैदा हुआ था तो मैं लड़का था। जॉन मनी ने पूरी कोशिश की मेरे को लड़की बनाने की। मेरे पेरेंट्स के ऊपर बहुत दबाव बनाया, बट मैं लड़की नहीं बना। I'm living proof, and if you're not gonna take my word as gospel, because I have lived through it, who else are you gonna listen to? और आप ये भी देखोगे, एक तरफ तो ये लोग ये बोलते हैं, Hi kids, there's no such thing as a boy or a girl. और दूसरी तरफ इन्हीं के कम्युनिटी वाले लोग ये कॉन्ट्रडिक्टिंग बात कर देते हैं कि उन्हें बचपन से लगता था कि वो अपनी बॉडी में नहीं है, उनका जेंडर कुछ और है। जब मैंने उन्हें बताया कि बचपन से मेरी फीलिंग एक लड़की जैसी थी और मैं एक्चुअली अपने शरीर के साथ एक नहीं फील करती हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे एक और चीज़ है और यहाँ पे कुछ और चीज़ है। इसलिए पता है, आप ये चीज समझो कि एलजीबीटी कम्युनिटी की इस करंट कॉन्ट्राडिक्टिंग वेग आइडियोलॉजी की वजह से ही खुद कम्युनिटी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब वो खुद भी नहीं समझ पाते कि वो लोग ऐसे क्यों हैं, ना ही वो दूसरों को समझा पाते हैं। बस ये एक्रोनिम्स बना दिए हैं और एक ग्रुप बन गया है। मैं इनके अगेंस्ट नहीं बोल रहा, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि शायद नॉलेज की कहीं ना कहीं कमी है, और ये नॉलेज हम कॉमन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होगी, क्योंकि एक सवाल कॉमन लोगों के लिए भी अपने आप से पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उनके बच्चे को ये प्रॉब्लम हो तो कैसे वो रिएक्ट करेंगे? वो उसे मारेंगे, वो उसे डांटेंगे, या वो जो चाहेगा उसको करने देंगे? इसलिए साइकोलॉजिकल और न्यूरोसाइंटिफिक स्टडीज के साथ आज हम इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, दुनिया में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनका लोगों के पास कोई सीधा ऑब्वियस जवाब नहीं होता, जैसे भगवान क्या है या फिर प्यार क्यों होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका जवाब कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और ऐसा ही जेंडर डिस्फोरिया के साथ भी है। एक इंसान अपने शरीर में कब अजीब फील करता है, ये चीज 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला है सोशल एनवायरनमेंट। दोस्तों, जब भी आप लोगों से किसी भी चीज में थोड़े अलग होते हो तो इनिशियली लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते। तब आप अपने आप से सवाल पूछते हो, क्या मैं जनरली सही हूं या फिर लोग सही बोल रहे हैं? यानी एलजीबीटी कम्युनिटी की कुछ ऐसी सोच है कि जितने भी अजीब लोग हैं ना, एसेक्सुअल, पैनसेक्सुअल, क्वेश्चनिंग, आप सबका यहाँ पे वेलकम है। आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनो। आप अपने आप से सवाल मत करो,
ना लोगों को आपसे कोई सवाल पूछने दो, ना लोगों को आपको समझाने दो, क्योंकि आप एकदम सही हो। अब ये तो हुई कम्युनिटी की बात, पर ट्रांजिशन मेडिकल सेंटर्स में भी इतना वेलकमिंग एनवायरनमेंट होता है, लोगों से पूछा नहीं जाता, कोई सवाल नहीं किया जाता, कोई उनका साइकोलॉजिकल एनालिसिस नहीं किया जाता, जो लोग चाहे उनको करने दिया जाता है। ये चीज डी ट्रांस लोग जो वापस से अपने रियल जेंडर में आए और ट्रांजिशन मेडिकल सेंटर में काम करने वाली नर्सिस भी बताती हैं, because the only therapists that I have to refer your kid to are therapists who are going to affirm their gender identity, not question it at all. Another thing in today's society is doctors are so afraid of being labeled as transphobic and like being sued for it that they're just going to affirm and do no digging, no questioning when somebody comes to them and says I'm trans, I want hormones. इसी वजह से ऐसा एनवायरनमेंट बन गया है कि बच्चे अपने आप से सवाल नहीं करते, उनका जो मन आता है वो करते हैं। उनका मन करता है कि आज वो दे हैं तो वो दे बन जाएंगे। सोशल मीडिया पर आपको कई सारे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो कहते हैं कि पहले तो उनको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, यानी उन्हीं की बॉडी में कई सारी आइडेंटिटीज हैं, कई सारे लोग हैं और उन लोगों की अलग अलग जेंडर आइडेंटिटी है। कोई ट्रांसजेंडर है, कोई सिस है, कोई लड़की है। अब दूसरी चीज है ट्रिगर वार्निंग्स। आप देखोगे इतना बुरा हाल है कि लोग ऑब्वियस चीजों का जवाब देने में भी डर जाते हैं, सोचते हैं कहीं हम होमोफोबिक तो नहीं कहलाएंगे। जैसे यूनिवर्सिटी एरिया में कुछ लोगों से सवाल पूछा गया, बॉक्सिंग चैंप फ्लॉयड मेवेदर अगर एक दिन बोले कि मैं ही नहीं हूं, शी हूं, तो क्या उसको लड़कियों के साथ बॉक्सिंग करने देना चाहिए? क्या ये चीज लड़कियों के लिए सही होगी? I can't answer this question. I'm gonna get absolutely hated on. खैर ये दो चीजें आप साउथ एशियन कंट्रीज में और स्पेसिफिकली इंडिया में तो नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ अलग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। यहाँ पे उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। पर ये तीसरा फैक्टर आपको हर जगह मिलेगा, सोशल मीडिया के अनरीजनेबल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। और कभी कभार लोग इतनी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं और फिर उनको वो चीज नहीं मिलती तो वो अपने आप से ही क्वेश्चन करते हैं, अपने आप को ही बहुत हार्शली जज करते हैं, क्या मैं अपनी रियल बॉडी में हूं? और कई स्टडीज बताती है, जिनका लिंक मैंने हेडिंग के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, कि ये चीज लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा होती है। लड़कियां बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करती है इसी वजह से जेंडर डिस्फोरिया। अब दूसरा मेजर फैक्टर है पर्सनैलिटी इश्यूज। दोस्तों मैंने अपनी कई पिछली वीडियोस में थोड़ा बहुत हर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बताया है, आप वहां से समझ सकते हैं। पर जितने भी लोग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफर करते हैं, उन सब में ये कॉमन चीजें जरूर होती हैं। वो कम्युनिटी में इजीली जुड़ नहीं पाते, कई बार सोसाइटी के हिसाब से वो चल नहीं पाते, इसलिए अलग अलग रीजंस की वजह से वो लोग अकेला महसूस करते हैं। तो ये सिचुएशन भी कई और फैक्टर्स के साथ एड अप होती है और इंसान सोचता है कि क्या मैं अपनी रियल बॉडी में हूं? और ये चीज कई साइकोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं। जैसे अभी 2021 की एक स्टडी में 255 ट्रांसजेंडर लोगों के साइकोलॉजिकल एनालिसिस में ये चीज पता चली, उनमें से 97.5 यानी 250 लोगों को कोई ना कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर इश्यूज था। अब अपने ही शरीर में अजीब फील करने से लोगों को दुख होता है और ये दुख तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब कोई इंसान बहुत ज्यादा न्यूरोटिक हो। उनको नॉर्मल लोगों से ज्यादा दुख महसूस होता है, ज्यादा डिप्रेस्ड और एंग्शियस होते हैं और ये चीज उनके दिमाग में अपनी बॉडी में अजीब फील करने के इमोशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। अब दोस्तों तीसरा और सबसे मेजर फैक्टर है बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज। अब इसमें कई सारे अलग अलग रीजंस हैं, पर ये लोगों को किस तरह से इफेक्ट करते हैं ये चीज हम 3 कैटेगरीज में रखकर समझ सकते हैं। जैसे पहली है, दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ लड़के और स्पेसिफिकली लड़कियां बचपन से ही ऐसी होती हैं जिनके हाथ पर चेहरे पर बाल होते हैं, और कुछ आपने ऐसी भी लड़कियां देखी होंगी जो बिल्कुल लड़के की तरह दिखती हैं। इन लड़कियों को बचपन से एक प्रॉब्लम होती है, कंजेनिटल एंड्रोजेनस हाइपरप्लेशिया की। इस प्रॉब्लम की वजह से उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा बनने लगता है नॉर्मल फीमेल्स के कंपैरिजन में। इसलिए ऐसी फीमेल्स की जरूरत बन जाती है कि वो ट्रांसजेंडर बने, क्योंकि वो दूर दूर तक लड़कियों की तरह नहीं दिखती। पर कुछ ऐसे ट्रेड्स होंगे जो आपने देखा होगा बचपन से ही लड़के और लड़कियां दोनों में पाए जाते हैं। पहले वो चीजें उनकी हैबिट में दिखती हैं, फिर उसके बाद वो उनके सेक्सुअल प्रेफरेंस में दिखने लगती है। जैसे कुछ लड़के बचपन से ही लड़कियों की तरह चलते हैं, इतराकर बात करते हैं और बड़े फ्रेंडली और लड़की की तरह केयरिंग टाइप होते हैं। या फिर कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो लड़कों की तरह होती हैं, बात करने का तरीका, उनके कपड़े पहनने का तरीका बिल्कुल लड़कों जैसा होता है। इनके ऐसे होने का रीजन कई सिचुएशंस में इनके पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाता है।
जैसे सेक्सोलॉजिस्ट रे ब्लैंचार्ड की एक स्टडी बताती है फैटर्नल बर्थ ऑर्डर इफेक्ट के बारे में। ये स्टडी कई बार वैलिडेट हुई है और इसमें यह देखा गया है स्पेसिफिकली मेल्स के गे होने के चांसेस 30 to 50% ज्यादा होते हैं अगर वो पेरेंट्स के दूसरे या तीसरे मेल चाइल्ड हैं। पर फीमेल के लेस्बियन होने का रीजन ये नहीं होता। लेस्बियन होने के बारे में मार्क ब्रेडलो एक चीज बताते हैं, जब बच्चा वूम में होता है, अब वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही मेल सेक्स हार्मोन के इन्फ्लुएंस में आते हैं। पर जब फीमेल फीटस नॉर्मल से ज्यादा मेल सेक्स हार्मोन के इन्फ्लुएंस में आती है तो उसके लेस्बियन बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा ब्रेन स्कैन्स में यह भी पता चला है कि होमोसेक्सुअल और हेटेरोसेक्सुअल्स के दिमाग में बचपन से ही एक्चुअल विजिबल डिफरेंसेस होते हैं। जैसे आपका एक दिमाग का हिस्सा होता है एमिगडाला, यह आपको किसी भी सिचुएशन में इमोशनली रिस्पॉन्ड करने में मदद करता है। अब कई स्टडीज में ये सेम चीज देखी गई है कि लेफ्ट एमिगडाला की बनावट कुछ हद तक सेम होती है लेस्बियन वुमेन में और स्ट्रेट मैन में, इसलिए उन दोनों को ही वुमेन पसंद आती है। और राइट एमिगडाला की बनावट स्ट्रेट वुमेन और गे मैन की सेम होती है, इसलिए उन दोनों को ही लड़के पसंद आते हैं। इसके अलावा आपके दिमाग का ये हिस्सा होता है पुटमैन, वो काफी जरूरी होता है बॉडी मूवमेंट के लिए। तो 2021 में हुई एक स्टडी बताती है कि गेस और स्ट्रेट वुमेन में ये हिस्सा छोटा पाया जाता है लेस्बियन और स्ट्रेट मैन के मुकाबले, और इसी वजह से गे मैन कुछ हद तक लड़कियों की तरह थोड़ा बहुत इतरा के चलते हैं। दूसरी कैटेगरी है द कंफ्यूज्ड। दोस्तों आपने देखा होगा गेज यूजुअली साफ और एकदम अच्छे तरीके से ड्रेसअप होते हैं नॉर्मल मेल्स के कंपैरिजन में, पर वो मेल्स की तरह ही ड्रेसअप होते हैं। पर आपने ऐसे भी गेज देखे होंगे जो बिल्कुल लड़कियों की तरह ड्रेसअप होना पसंद करते हैं, या फिर कुछ ऐसे स्ट्रेट मेल्स भी देखे होंगे जो मेकअप करना पसंद करते हैं। अब गेज जो लड़कियों की तरह ड्रेसअप होना पसंद करते हैं वो तो ये बोलते हैं कि हमारे अंदर लड़की की आत्मा है, और यूजुअली लोग मानते हैं कि वो ऐसा ड्रेसअप इसलिए होते हैं जिससे कि वो लड़के अट्रैक्ट कर सके। अब गेज इस चीज में ना बहुत ज्यादा अनसक्सेसफुल होते हैं। कोई लड़का उनको ऐसे पसंद नहीं करता जिस तरीके से वो ड्रेसअप होते हैं, और लड़कियों को यूजुअली या तो एक चॉकलेट बॉय या फिर ऐसे बॉडी बिल्डर लड़के पसंद आते हैं, और गे मैन को भी बिल्कुल ऐसे ही लड़के पसंद आते हैं। तो फिर अब आप ये सोचो कि ऐसे लड़की की तरह ड्रेसअप होने से इनका क्या पर्पस फुलफिल होता है। ना होमोसेक्सुअल अट्रैक्ट होंगे ना हेटेरो अट्रैक्ट होंगे, तो लड़की बनने का फायदा क्या है? इसका रीजन है ऑटोगाइनोफिलिया, जो कि एक तरह का पैराफिलिया होता है। ये थ्योरी भी रे ब्लैंचार्ड ने दी थी। उन्होंने बताया था कि उनके क्लिनिक में कुछ ऐसे मेल्स आते थे जिनको लड़कियों की तरह कपड़े पहनने में, उनकी तरह एक्ट करने में, या अपने जेनिटल्स को फीमेल जेनिटल्स जैसा इमेजिन करने में बहुत अच्छा लगता था, मजा आता था, जैसे लोगों को सेक्स करते वक्त आता है। और आपने शायद ये चीज नोटिस की हो कि ये लोग एक नॉर्मल लड़की की तरह जो कि फैशनेबल हो उसकी तरह ड्रेसअप नहीं होते। ये लोग उससे भी आगे बढ़कर बहुत ही ज्यादा फ्लैशी तरीके से ड्रेसअप होते हैं, बहुत ज्यादा फैशन करते हैं। ये चीज बताती है कि इनके अंदर लड़की की आत्मा नहीं है, इनको बस लड़की बनने में मजा आता है। वो जो काम होता है ना, शीशे में अपने आप को बिल्कुल सुंदर लड़की जैसा देखने में मजा आता है। डॉक्टर ब्लैंचार्ड बताते हैं कि मेल्स जब प्यूबर्टी हिट करते हैं तभी ये चीजें उनके अंदर शुरू होने लगती हैं, और लड़की जैसा बनने की अर्ज इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए ये सोचते हैं कि शायद मैं अंदर से लड़की हूं। पहले के समय में ट्रांसजेंडर जो पैदा हुए वो तो ठीक है, बट ट्रांस मैन को या ट्रांस वुमेन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। तब ऐसे मेल्स कमरे में बंद होकर सीक्रेटली लड़की बनते थे, या फिर वर्क प्लेस में पैंट के नीचे पैंटीज पहनकर चले जाते थे। अब क्योंकि ये सब चीजें लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं, तो जिनमें पैराफिलिया बहुत ज्यादा प्रोपेंसिटी में इफेक्टिव होता है वो लोग ट्रांजिशन करा लेते हैं। पता है, यूके के आर्टिस्ट हैं ग्रेसन पेरी, वो इस चीज के बारे में बहुत खुलकर और अच्छे से बताते हैं। Our sort of sexuality is like going through a maze in the dark, and you're pushing on the walls, and you're trying ideas out, and then suddenly a door will give way, and you go, whoa, next room, let's go. I asked my sister, can I borrow a couple of dresses? And she seemed cool about it. She'd make, and then I moved on to my mother's clothes. Risk is a big aphrodisiac, and I mean, the first time I went out in my mum's clothes was very, very exciting, and I became addicted to that. I like my cock. I like me being in a dress. To me, it's more important that I look interesting rather than feminine. And so I decided I want to be a man in a dress. अब जो डॉक्टर रे ब्लैंचार्ड की स्टडी थी उसको कुछ रिसर्चर्स ने रीटेस्ट किया कि उनके क्लेम कितने सही है, और उसमें यह चीज पता चली होमोसेक्सुअल इतने ज्यादा ऑटोगाइनोफिलिक नहीं होते जितने हेटेरोसेक्सुअल मैन ऑटोगाइनोफिलिक होते हैं।
इसके अलावा दोस्तों जो हम बात कर रहे थे कि लेस्बियन और गेज तो पैदा होते हैं, अब उनके साथ और भी चीजें जुड़ गई हैं, जैसे एसेक्सुअल, पैनसेक्सुअल, क्वेश्चनिंग, टू स्पिरिट। ऐसे होने का रीजन कई रिसर्च बताती हैं कि ऐसे लोगों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। ये एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है जिसमें कुछ दिमाग के हिस्से सही रेट पर ग्रो नहीं होते, और ऐसा होने से बच्चों में यूजुअली बचपन से ही ये 3 या 4 तरह की प्रॉब्लम दिखती है। ये चीज आप शेल्डन में देख सकते हैं। सोशल सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है उसको ये चीज समझ नहीं आती। It was a joke. एमी उसकी कितनी केयर करती है वो भी वो समझ नहीं पाता। Maybe I'm ready to be your girlfriend again. I thought we were just friends. लोगों के हिसाब से उसको ढलने में काफी प्रॉब्लम होती है। I changed my mind. Get out of my spot. और आपने देखा होगा कि वो ट्रेन्स के लिए कितना ज्यादा पागल रहता है। Special. I'm an HO trainiac. अब कई साल जेंडर डिस्फोरिया के इशू पर ही काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट केन जकर बताते हैं, कुछ बच्चे जिनको ऑटिज्म किसी भी स्पेक्ट्रम का होता है, उनके दिमाग के वो हिस्से जो उनकी जेंडर आइडेंटिटी को समझते हैं, वो हिस्से ढंग से डेवलप नहीं होते, सही से फंक्शन नहीं करते। इसके अलावा वो बच्चे सही से दोस्त नहीं बना पाते, तो वो अपने जेंडर ग्रुप में फिट नहीं हो पाते। और सपोज कोई लड़की है और उसके इंटरेस्ट मेजोरिटी ऐसे हैं जैसे लड़कों के होते हैं, जैसे वीडियो गेम्स खेलना, कार्स के साथ खेलना, या फिर टेक की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना, या फिर लड़कियों की तरह ड्रेसअप ना होना, लड़कों की तरह पैंट और शर्ट पहनना, तो वो अपने आप पर डाउट करने लगते हैं। और टीन एज में कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेट से बच्चे जेंडर डिस्फोरिया या फिर ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ने लगते हैं, और अगर ऑटिस्टिक बच्चे को उन चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो वो उन चीज़ों में एकदम घुस जाता है, वैसा बनने की कोशिश करता है। वो ये चीज़ समझने लगता है कि वो शायद ट्रांस है। पता यूके में 2 स्टडीज हुई थी जो लाखों लोगों पर हुई थी। उसके 5 डेटा सेट एक ही चीज बताते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले लोगों के 3 से 4 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो नॉन बाइनरी होंगे। अब तीसरी कैटेगरी है द मिसगाइडेड। दोस्तों जब किसी इंसान को ये लगता है कि उसके बॉडी पार्ट्स में, उसके शरीर में काफी ज्यादा कमियां हैं और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी रहता है, उसको बॉडी डिस्फोरिया कहते हैं। ये प्रॉब्लम कभी कभार होमोसेक्सुअल मैन के साथ You should be love yourself, which is because everything is in your life is a happiness. You know, homophobic, please leave. पर यूजुअली ये चीज फीमेल्स के साथ होती है। अब देखो, चाहे फीमेल्स आजकल मेल्स की तरह काम करने लगी हैं, बट मेटिंग मार्केट में आज भी एक सबसे बड़ा मार्कर फीमेल्स के लिए यही है कि फीमेल सुंदर हो। और अगर आप ऑलरेडी किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड में हो जहां पे आपको लुक्स पर ही जज किया जाता है, तो ये बॉडी डिस्फोरिया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे हाल ही में सुंदर सी एक्ट्रेस ट्रांसमैन बन गई। इसका रीजन एलन पेज ये बोलती है कि मैं बचपन से ही लड़के जैसी थी, मेरे अंदर लड़का था बचपन से ही, इनके अंदर बचपन से लड़का था, या फिर ये जस्ट एक मैस्कुलिन फीमेल थी जो कि फेस से तो काफी क्यूट थी पर हाइट में काफी छोटी थी। उसको एज अ सेक्सी कंसीडर नहीं किया जाता था हॉलीवुड में। वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम हॉलीवुड एक्टर को उसने डेट भी किया पर वो चीज नहीं चली, और लगभग 8 साल से एलन पेज को कोई भी लीडिंग एक्ट्रेस वाला रोल नहीं मिला था। और इसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता कि ये कौन से मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रही हैं। तो ये चीज बन सकती है जेंडर डिस्फोरिया का कारण, या फिर ये एक बेसिक सी चीज। आप समझो, अगर लड़का ही बनना था तो पहले ही बन जाती, पैसे की तो कोई कमी नहीं थी। खैर मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि एलियट पेज अभी खुश है और ट्रांजिशन इन्होंने जो कराई है उसकी वजह से इनको सपोर्ट भी आजकल बहुत ज्यादा मिल रहा है। पर पता है, ऐसी कई और फीमेल्स हैं जिन्होंने ऐसी ट्रांजिशन कराई है, जो मेल बनी है। वो ये चीज बताती हैं, वो जब सोशल हायरार्की में अपनी डिजायर्ड जगह नहीं पा पाई, तब फिर उन्होंने मेल बनने का सोचा, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर मैं मेल बन जाऊंगी तो जिंदगी काफी आसान है। Convinced myself that life would be better if I was a guy. Life would be easier, I would be happier. It just makes sense because I'm a tomboy and I do all this guy stuff, so naturally I should just be a guy, right? No. But I had convinced myself of that fact, and so I went to Planned Parenthood like a week later. तो जैसे ही वो ट्रांजिशन कराती हैं तो वो बताती हैं कि उसके बाद ना एक हनीमून फेज आता है जिसमें वो लोगों को बताती है कि आई केम आउट, और लोग उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। फिर जब वो लड़के की तरह जीने लगती हैं
हनीमून फेज तब खत्म होता है और फिर रियलिटी हिट करती है। Maybe do I miss being a girl? Like it started real slow. Like I saw them, all the makeup racks and the wall at Walgreens and all the women looking beautiful and just doing all these crazy makeup looks, and I started to miss it a little bit. And not necessarily so much about my body, but I got dysphoric about my role in society, and I started to not like being a guy anymore and started to miss being a woman. और पता है सबसे बेकार बात यह है कि LGBT कम्युनिटी ये सारी चीजें आपको नहीं बताती कभी भी। और ऐसा क्यों हो रहा है? इस चीज को आप इस तरीके से समझो कि कुछ लोग अननोन इंसान के अंदर भी अपने बारे में इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं, इसीलिए वो उनको कंपेल करते हैं, हमको सही से इज्जत दो। पता है कहानी अब ये नहीं रही है कि एक लड़की जो लड़के की तरह दिखती है बचपन से ही और बड़े होकर भी लड़के की तरह दिखती है तो उसको लोग लड़का लड़का बोलते हैं तो उसे बुरा लगता है, तो वो बोलती है कि आप मेरे सही प्रोनाउन यूज करो। कहानी उससे काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। इसके अलावा बायसेक्सुअल या पैनसेक्सुअल होने का रीजन एक्स हैमस्टर की ही एक स्टडी बताती है कि जो लोग रोज पॉर्न देखते हैं उनके 2 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं बायसेक्सुअल बनने के। एक्स हैमस्टर वाले इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह देते हैं, चाहे आप रोज स्ट्रेट पॉर्न देख रहे हो, पर रोज सेम जेंडर वाले इंसान को उस अवस्था में देखने से आपके अंदर टॉलरेंस डेवलप होने लगती है और फिर उस इंसान को देखकर भी मजा आने लगता है। इससे सेक्सुअलिटी का एक और दरवाजा खुल जाता है। अब दोस्तों आखिर में मैं 2 चीजें बोलूंगा। पहली ये कि जेंडर डिस्फोरिया कई सारे फैक्टर से बना होता है और ये सारी चीजें जेंडर डिस्फोरिया के अलग अलग फैक्टर्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से एमर्ज होती हैं। और दूसरी चीज कि अगर रैशनली देखा जाए तो पता है ऐसे बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअल में सफर कर रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं LGBT कम्युनिटी में आजकल जो सिर्फ साइकोलॉजिकली और सोशल इश्यूज की वजह से जेंडर डिस्फोरियक बन रहे हैं और फिर उसके बाद ट्रांजिशन करा रहे हैं।